हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल इंजीनियर। फ्रेंड्स, टेक्निकल सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे आपके टेक्निकल टर्म्स, जो भी आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो आपके एमसीक्यूज हैं, जो आपसे इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं या जो आपके साइट अगर आप जो है वर्क करते हैं तो आपको ये आने चाहिए। तो पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है मैंने काफ़ी पहले ही जो है अपलोड कर दिए हैं टेक्निकल टर्म्स के। आज जो है पार्ट जो है इसकी बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स की। ये आपका जो है टेक्निकल टर्म जो है पार्ट फोर्थ है, फिफ्थ जो है फिर लाऊंगा। इसमें आप देखिए कि द साइज ऑफ मॉडलर और स्टैंडर्ड ब्रिक से रिलेटेड जो भी आपके आपके वीडियो लेक्चर्स थे वो काफ़ी पहले जो है अपलोड कर दिए। अगर आपने लेक्चर्स नहीं पढ़े, पूरे ब्रिक्स के बारे में जो है पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन बताया गया है उसमें। तो अब यहाँ पे देखिए द साइज ऑफ मॉडलर और स्टैंडर्ड ब्रिक। मॉडलर और स्टैंडर्ड ब्रिक का जो साइज होता है आपका 19x9x9 सेंटीमीटर, यानी कि विदाउट मोटार। जब हम 1 सेंटीमीटर का मोटार ऐड कर देते हैं ब्रिक्स के साथ तो आपका फिर नॉमिनल ब्रिक बन जाती है। तो यहाँ देखिए द साइज ऑफ नॉमिनल ब्रिक इज 20x10x10 सेंटीमीटर, यानी कि क्या है इसमें 1-1 सेंटीमीटर का आपका जो है मसाला आ गया। ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये इसकी जो है थिकनेस है। उसके बाद बात करते हैं द कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक 23 इंटू जो है 11.4 इंटू जो है 7.6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या परंपरागत जो साइज यानी कि आकार जो है ईंट का जो परंपरागत आकार होता है वह आपका 23 लेंथ, 11.4 उसकी जो है विड्थ और 7.6 सेंटीमीटर जो है उसकी थिकनेस जो है होती है। उसके बाद फ्रेंड एक क्वेश्चन है कि टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। टेम्परिंग क्या है? एक प्रक्रिया है जिसका जो है उपयोग किया जाता है किसके निर्माण में। फ्रेंड, जो टेम्परिंग है, टेम्परिंग वर्ड जो है आपका दो चीज़ों में यूज किया जाता है। एक आपका क्या है, मेटल में जब हम हीट देते हैं, यानी कि मेटल में क्या होता है कि जब आपका जो है हीट हम बढ़ाते जाते हैं तो वह भी एक टेम्परिंग प्रोसेस होती है। उसमें अलॉय वगैरह के हिसाब से होता है कि किस हिसाब की आपकी जो है मेटल वगैरह जो है कैसा है, मिश्रित धातु है क्या है। लेकिन जो यहाँ पे ब्रिक्स के केस में जो आपका टेम्परिंग है, टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, वो आपका गुड ब्रिक्स। यानी कि जब अच्छी ईंट का जब निर्माण करते हैं, ईंट के निर्माण के लिए पग मिल में क्या होता है कि पग मिल के चारों ओर जो है इस तरीके से जो है रोटेट किया था। उसमें एक जो है हैंडल होता है, उसको चारों ओर रोटेट किया था, बीच में जो है उसमें मिट्टी भरी जाती है और उसमें जो है पानी के साथ जब उसको गूदा जाता है उसके जरिए, पग मिल के जरिए, तो वह आपकी जो है उसमें जो है ईंट बनाने के लिए जो मृदा होती है उसका जो है निर्माण किया था, उसमें मिट्टी को अच्छी तरीके से गूदा जाता है। तो अच्छी ईंट के निर्माण के लिए टेम्परिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो आपके पग मिल में जो है पूरी की जाती है। एक अभी आपका टेम्पिंग वर्ड भी आता है। टेम्पिंग वर्ड क्या होता है, जब हम जो है आपका आपके जब हम जो है क्यूब में जब कंक्रीट क्यूब से बनाते हैं तो उसमें भी जो है 3 लेयर्स में कंक्रीट क्यूब को जब फिल करते हैं तो एक लेयर फिल करने के बाद उसके बाद जो है टेम्पिंग रॉड से जो है उसमें कॉम्पैक्शन किया जाता है, ताकि उसमें क्या हो कि वॉइड्स न बने। दूसरा क्या हो, अच्छी तरीके से जो है प्रॉपर जो है हमें क्या चाहिए, ऐसी कंक्रीट नहीं चाहिए जिसमें हनी कॉम्बिंग बने। तो हमें हनी कॉम्बिंग को हटाने के लिए एयर वॉइड्स को हटाना होता है। आप भी जानते हैं कि अगर 1% भी वॉइड्स आ गया तो स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ होती है वह आपकी जो है 5% कम हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड, आपका टेराकोटा इन बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर, आपका यूकेपीएससी में भी आया हुआ है पहले। तो टेराकोटा क्या होता है, ये आपका सजावटी कार्यों से जो है रिलेटेड है, यानी कि इन बिल्डिंग से यूज्ड फॉर, यानी कि टेराकोटा जो है भवनों में जो है किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो है आपका ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए, यानी कि सजावटी वर्क्स के लिए, यानी कि टेराकोटा अगर मैं आपकी बात करूँ तो ORNAMENTL ऑर्नामेंटल वर्क्स, यानी कि जो आपके सजावटी वर्क्स होते हैं आपके बिल्डिंग्स पर, तो उनके लिए क्या होता है आपका टेराकोटा का यूज जो है किया जाता है। उसके बाद क्या है कि द टर्म फ्रॉग मीन और डिप्रेशन ऑन अ फेस ऑफ ब्रिक, यानी कि जो आपका ईंट होती है, ईंट के क्या होता है कि एक फेस पे क्या होता है फ्रॉग बना होता है, यानी कि दिल्ला छोड़ा जाता है। अब उस दिल्ले को छोड़ने के क्या है, दो मेन पर्पज है। सबसे पहला जो मेन पर्पज है आपकी, जब ब्रिक्स के जब आप कोर्सेज में ब्रिक्स को लगाएंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेयर में, यानी कि कोर्स में जो है ब्रिक्स को जब लेइंग करेंगे तो उसमें क्या है, ब्रिक्स आपने लगा दी या पहले आपने मोटार बिछाया फिर ब्रिक्स लगा दी, फिर आप मोटार बिछाएंगे तो जो मोटार है वो आपके जो है फ्रॉग में, यानी कि दिल्ले में जो है अच्छी तरीके से जो है दो ब्रिक्स के बीच में जो है बॉन्डिंग का जो है काम करता है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जो दूसरा पर्पज है फ्रॉग छोड़ने का ईंट में, यह आपका क्या है, जो भी आपका ब्रिक मैन्युफैक्चरर है, यानी कि ईंट निर्माता जो भी कंपनी है, वह अपनी जो है उसमें जो है राम श्याम या अपनी कंपनी का कुछ भी नाम जो है एक देती है। तो इसलिए जो है दो पर्पज के लिए आपका जो है ब्रिक्स में जो है फ्रॉग जो है छोड़ा जाता है। उसके बाद बात करते हैं द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स और जो है मॉड्यूलर ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ जो है ब्रिक मैशनरीज, यानी कि आप जो है 1 क्यूबिक मीटर आप ब्रिक मैशनरी करते हैं तो उसमें जो है कितने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स आएंगे। फ्रेंड्स, ये आपका क्या होता है कि अगर हम जो है आपका क्या है कि अगर मैं आपसे बात कहूँ कि 230 mm यानी कि 230 mm, यानी कि आपकी 230 mm अगर मैं चौड़ी जो है विड्थ की अगर ब्रिक वॉल बना रहा हूँ तो उस केस में आपके अगर मैं इंक्लूडिंग वेस्टेज कहूँ तो लगभग 496 जो है ब्रिक्स आपकी आती है। लेकिन मैं जनरली अगर बात करूँ तो आपका 1 घन मीटर में आपकी जो है 500 ब्रिक्स जो है ली जाती हैं।
अगर मैं जो है 500 ब्रिक्स आपकी 1 घन मीटर में जो है आती हैं। अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो 1 घन मीटर में आपका कितने वॉल्यूम आते हैं ब्रिक्स का, तो 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, यही जो है जो आपका ब्रिक्स का अभी हमने साइज लिया था 20 × 10 × 10 को जो है आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपका जो है वॉल्यूम आपका यहाँ से बन जाता है 0.002 मीटर क्यूब इस तरीके से, और 1 मीटर क्यूब में आपकी 500 ब्रिक्स आती हैं। अब जो इससे रिलेटेड जो ब्रिक्स से रिलेटेड कैसे आपका वॉल्यूम निकालते हैं 1 घन मीटर में कितनी ब्रिक्स आती हैं, जैसे मैंने सीमेंट कंक्रीट के लिए बताया, सेम है जो है मैं ब्रिक्स के लिए भी लाऊंगा। तो आप ये मानिए अगर जो है 230 mm की थिक ब्रिक वॉल आप जो है मोटी जो है 230 mm चौड़ी ईंट की चिनाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी एक ब्रिक ये आएगी और दूसरी ब्रिक जो है इस तरीके से जो है फिर आएगी, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से ब्रिक आएगी। यानी कि आप इंग्लिश बॉन्ड में अगर मैसनरी करेंगे तो आपका क्या होगा कि यानी कि 2 ईंटों की चौड़ाई आएगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर की एक ब्रिक होगी, 10 सेंटीमीटर की एक ब्रिक होगी, यानी कि 20 सेंटीमीटर, और 230 mm आपका मसाले के साथ हो जाता है, यानी कि 23 सेंटीमीटर। तो उसमें आपकी लगभग जो है इंक्लूडिंग वेस्टेज 496 जो है ब्रिक्स आती हैं। अब उसके अलावा भी आपकी जब सिंगल ब्रिक की बात होती है तो सिंगल ब्रिक की मैसनरी भी की जाती है पार्टीजन वॉल के लिए। उसके बाद बात करते हैं द रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखो ईंट में क्या होता है, एक रेडिश जो है लाल रंग, यानी कि रेडिश जो है लाल रंग आता है, यानी कि चेरी लाल रंग आपको ईंट में दिखाई देता है। वह आपका क्या है, अब जैसे हमने कहा कि फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, उनके कंपैरिजन मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद अब जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन आपका जो है अपने ड्राई वेट का 20% से कम होना चाहिए। दूसरा उसका मेटेलिक साउंड होनी चाहिए, जब हम जो है 2 ब्रिक्स को आपस में इस तरीके से जो है टकराएं तो एकदम जो है मेटेलिक साउंड आनी चाहिए। और अगर हम ब्रिक्स को तोड़ के देखते हैं तो हमें अंदर जो है होमोजीनियस स्ट्रक्चर उसमें जो है देखने को मिलना चाहिए, उसका जो टेक्सचर है एकदम होमोजीनियस होना चाहिए। तो कई चीज़ें होती हैं उनमें डिफरेंस करने की। तो जो रेड कलर जो आपको ब्रिक्स को जो दिया जाता है वह आपका जो है वह आपका किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड, यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण ही जो है ब्रिक्स का जो है आपका रेडिश लाल रंग जो है ब्रिक्स जो है ग्रहण करती है। उसके बाद बात करते हैं द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक, यानी कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, जब आप यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जो है इस ब्रिक्स को रखते हैं, इसके ऊपर लोड लगाते हैं तो 10.5 न्यूटन पर mm², यानी कि अगर मैं बात कहूँ तो 105 kg, यानी कि 105 जो है आपका kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है होती है। उसके बाद फिर उससे फर्स्ट क्लास ब्रिक से थोड़ी कम स्ट्रेंथ की आपकी सेकंड क्लास ब्रिक होगी। सेकंड क्लास ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 7.0 न्यूटन पर mm²। अगर मैं इसको kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कहूँ तो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सेकंड क्लास ब्रिक की जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद बात करते हैं द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ थर्ड क्लास ब्रिक की 5.0 न्यूटन पर mm², यानी कि 5 न्यूटन पर mm²। आप इसको kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कहेंगे तो 50 kg जो है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं, अगर हम बात करें कि द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ फायर ब्रिक। अब जो फायर ब्रिक है आपकी जो है इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक से भी ज़्यादा होती है। यह आपका कितना गेन करती है स्ट्रेंथ, 12.5 न्यूटन पर mm², यानी कि 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपकी फायर ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद बात करें द टेम्परेचर फॉर बर्निंग ब्रिक्स। ईंटों को जो पकाया जाता है भट्टे में, यानी कि ईंटों को आपने क्या ईंटों को पग मिल में आपने मिट्टी की गुदाई कर ली, उसके बाद क्या होगा मिट्टी को जो है सांचे में स्लॉट में आप ढालोगे, कास्ट करोगे। सांचे में जब मोल्ड में आप जो है ब्रिक्स को उसको एक प्रॉपर शेप दे देंगे, उसके बाद जो है उनकी ड्राइंग होगी। ड्राइंग के बाद क्या होगा, जो भी आपने जो है उनको सांचे में ढालने के लिए पैलेट बोर्ड जिनका भी यूज किया था उसके बाद आपने उनकी ड्राइंग की। सुखाने के बाद क्या होगा, उन्हें आप जो है इस तरीके से जो बर्निंग ब्रिक्स हैं यानी कि ईंटों को पकाने के लिए आप जो है भट्टों का यूज करते हैं। कई तरीके के भट्टे जो है हमने उसमें देखे आपके परमानेंट और जो है टेम्परेरी में। तो यहाँ पर आपके जो है 900 डिग्री सेल्सियस आपका जो टेम्परेचर है वह ईंटों को जो है भट्टे में पकाने के लिए जो है टेम्परेचर दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग रेफ्रैक्टरी ब्रिक्स। देखो रेफ्रैक्टरी ब्रिक्स के लिए क्या होता है, टेम्परेचर जो है कई ज़्यादा जो है इंक्रीज हो जाता है, मोर देन 1700 डिग्री सेल्सियस जो है भट्टों में। यानी कि इस केस में क्या होता है कि जब हमें रेफ्रैक्टरी ब्रिक्स हमें बनानी होती है तो उस केस में हमें टेम्परेचर जो है हमें 1700 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा जो है हमें टेम्परेचर जो है वहाँ का जो है भट्टे का जो है रखना पड़ता है। उसके बाद पग मिल यूज फॉर प्रिपेयरिंग आपका जो है ब्रिक अर्थ है, यानी कि ईंट बनाने के लिए। पग मिल क्या है, ईंट बनाने के लिए जो मिट्टी होती है यानी कि ब्रिक अर्थ बनाने के लिए उसके लिए जो है पग मिल का यूज किया था। पग मिल में क्या होता है, हैंडल होता है, बीच में क्या होता है ब्लेड्स होती हैं इस तरीके से। उस हैंडल को जो है इस तरीके से प्रॉपर हम जो है चारों ओर घुमाते हैं एक्सल डायरेक्शन के, बीच में हम जो है उसमें मिट्टी और जो है पानी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो प्रॉपर जो है उसमें क्या होता है कि गूंदी आती है वो मिट्टी। उसके बाद जो है हम उसे पैलेट बोर्ड वगैरह की हेल्प से जो है उसे मोल्ड में जो है सांचे में जो है ढालते हैं।
उसके बाद बात करें स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, यानी कि ईंटों के जो इंडियन स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स, एक जो है मैं इंडियन स्टैंडर्ड से रिलेटेड भी एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें पूरा जो है इंडियन स्टैंडर्ड की बात की जाएगी, क्योंकि जो भी आप जो है इंडियन स्टैंडर्ड के अंतर्गत जो भी आपके स्पेसिफिकेशन है आरसीसी के अंतर्गत, तो वह सभी स्पेसिफिकेशन जो है किस इंडियन स्टैंडर्ड और किस ईयर के अंतर्गत आए हैं वह आपको पता होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि आरसीसी का आपका कोड क्या है, आपका IS 456 9000 सॉरी IS 456 जो है 2000 आपका जो है आरसीसी का जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड इसके तहत है। ऐसी स्टील का होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड 800 1984। तो इस तरीके से जो है इंडियन स्टैंडर्ड अलग अलग आते हैं। जैसे मैं हुक्स के लिए बात करूँ, इंडियन स्टैंडर्ड 2502, आपका एग्रीगेट के लिए इंडियन स्टैंडर्ड 383, जो आपके इंडियन स्टैंडर्ड लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात है स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का जो सामर्थ्य आधारित जो परीक्षण किया गया है वह आपका इंडियन स्टैंडर्ड 3102 यानी कि IS 3102 के अंतर्गत जो है ब्रिक्स का जो है ईंटों का जो है आपका सामर्थ्य आधारित जो है परीक्षण किया गया। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट फॉर ब्रिक्स, यानी कि जो ईंटों के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं आपके 5 to जो है 6 नंबर ऑफ जो है टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, जो मैंने जो है पहले अपने जो है लेक्चर्स में जो है अपलोड किया। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा तो प्लीज़ जाके जो है उन लेक्चर्स को देखिए, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट ब्रिक्स से रिलेटेड टेस्ट होते हैं और आपको साइट पर करने भी जो है वो टेस्ट आने चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 3495 1992 ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के इंडियन स्टैंडर्ड 3495 1992 के अंतर्गत आपका जो है ईंटों के परीक्षण जो है आपके लिए गए हैं। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक आते हैं, यानी कि जब ब्रिक बनाने के लिए जब हम मिट्टी को जो है पग मिल में गूंदने के लिए डालते हैं, तो उस ब्रिक के लिए जो है हम ब्रिक बनाने के लिए हम मिट्टी कहाँ से लेंगे। आपको पता है हम जो है उसमें पहले जो है ग्राउंड सरफेस पर घास फूस जो भी आपकी लीव्स वगैरह हैं उन्हें हटाते हैं। उसके बाद ऊपर की एक लेयर को हटा के जो बीच की लेयर आती है उसको जो है हम ब्रिक अर्थ बनाने के लिए जो है इंग्रेडिएंट लेते हैं। अब इंग्रेडिएंट क्या क्या होने चाहिए, उसमें कई इंग्रेडिएंट होनी चाहिए। उसमें कितनी मात्रा उसमें क्ले की है, कितनी एल्यूमिना की है, कितना उसमें आयरन ऑक्साइड, कई तरीके के अलग अलग जो है आप इंग्रेडिएंट्स को चेक करते हैं। हर किसी का जो है परसेंटेज आपका दिया गया है, वो भी लेक्चर्स में पहले अपलोड है। आप जो है उन लेक्चर्स को जो है केयरफुली जाके जो है देखिए, काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ जो है आपका अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 2177 यानी कि IS 2177 के अनुसार आपकी जो है ईंट बनाने के लिए जो मिट्टी प्रयोग किया जाता है उसमें जो है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्या क्या घटक होने चाहिए, उसकी बात की गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, ईंटों का जो आपका वर्गीकरण है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक यानी कि जिसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स काफ़ी प्रॉपर हैं, जिसकी एकदम मेटेलिक साउंड है, यानी कि इसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी है। तो कई चीज़ों वाटर एब्जॉर्प्शन इसका सबसे कम रहेगा फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का। थर्ड क्लास ब्रिक क्या है, ऐसी क्वालिटी जो है धीरे धीरे जो है डिक्रीज होती जाएगी। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 1077 1957 के अकॉर्डिंग आपका क्या है कि ईंटों का जो है वर्गीकरण जो है किया गया है। IS 1077 1957 के अंतर्गत ईंटों का वर्गीकरण जो है किया गया। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके वन लाइनर्स जो है आपके MCQ हैं, जो आपके जो है कभी आप जो है इंटरव्यू में बैठते हैं, जो भी फ्रेशर्स हैं या आप साइट पर वर्क करते हैं, तो आपको आनी चाहिए। वन लाइनर क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ जो है लाइक कीजिए और जो है नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए और जो इस तरीके से चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।